एपिसोड की शुरुआत में हम चिनयान को देखते हैं जो जब उठती है तो देखती है कि इंटरनेट पर उसे काफी ट्रोल किया जा रहा था उसकी कॉमिक ड्रेस फॉर द ब्यूटी के लिए, क्योंकि किसी ने र्यूमर फैला दिया था कि ये कॉमिक चिनयान के ओरिजिनल नहीं है बल्कि एक प्लेगियरिज्म वर्क है। जो बात जब प्रोफेसर जी को भी पता चलती है तो वो चिनयान को ऑटोग्राफ सेशन में जाने से मना करते हैं, लेकिन चिनयान बोलती है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग तो सिर्फ वही देखेंगे जो उन्हें दिखाया जाएगा और ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। दूसरी ओर ली शिंगवो और सीकी जब काम कर रहे थे तब सीकी बातों ही बातों में थिएटर क्लब का नाम लेता है, जो सुनकर वो फिर से नाराज हो जाती है। वहीं प्रोफेसर जी चिनयान को सच बताने के लिए फोर्स करते हैं कि पहले उसके साथ क्या हुआ था, तो वो अपनी लिखी हुई कॉमिक थिएटर क्लाउड और लू शिंगवो के बारे में उन्हें बताने लगती है कि कैसे उसने उसके साथ धोखा किया था। इधर जब लू शिंगवो नाराज होती है तो सीकी भी उसे बनाने के लिए आता है, जो कि बाथटब में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तो उसे भी सारी सच्चाई बताने लग जाती है, जहाँ में फ्लैशबैक से पता चलता है कि लू शिंगवो के पार्टनर शाओली ने ही चिनयान और उसे थिएटर क्लाउड के लिए साथ में काम करने के लिए कहा था। दूसरी ओर चिनयान प्रोफेसर जी को अपनी साइड की स्टोरी बता रही होती है कि कॉमिक पूरी करने के बाद उसे बेस्ट कॉमिक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जिसे रिसीव करने के लिए सिर्फ लू शिंगवो गई और पूरी कॉमिक में कहीं भी उसका नाम नहीं था, क्योंकि असल में वो शाओली के ट्रैप में फंस गई थी। जब वो उसे फाइनल वर्क सबमिट करने के लिए गई थी तो शाओली ने जानबूझकर उसके लैपटॉप पर पानी गिरा दिया था, इसीलिए वो उसे रिपेयर कराने के बहाने अपने पास ही रख लेता है और उससे उसका आईडी पासवर्ड वगैरह सब चीज पूछ लेता है, जो कि चिनयान भी उस पर विश्वास कर उसे बता देती है। अब क्योंकि चिनयान के फाइनल एग्जाम थे इसीलिए वो कुछ वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने वाली थी और सोशल मीडिया वगैरह यूज करना बंद कर देती है। पर एग्जाम खत्म होते ही जब वो सोशल मीडिया चेक करती है तो उसे पता चलता है कि शाओली और लू शिंगवो ने मिलकर उसके साथ फ्रॉड किया है और कॉमिक के ऊपर कहीं भी उसका नाम नहीं था, इसीलिए उसने सोशल मीडिया पर जो उस कॉमिक के बारे में डिटेल्स डाली हुई थी उन्हें देखकर लोगों को लग रहा था कि चिनयान ने लू शिंगवो की कॉमिक चुराई है। वहीं हम लू शिंगवो के साइड की स्टोरी सुनते हैं जिसमें शाओली ने उसे ऐसा दिखाया था कि चिनयान ने उसे धोखा दिया है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया, जो सुनकर लू शिंगवो को उस पर यकीन ही नहीं होता, इसीलिए वो चिनयान को काफी सारे कॉल्स करती है, लेकिन एग्जाम्स की वजह से उसका फोन बंद था। पर इस सब में इन दोनों की कोई भी गलती नहीं थी बल्कि असली विलन तो शाओली था। शीको लू शिंगवो की बात पर यकीन करता है और उसे किसी तरीके से मना लेता है, पर तभी उसे उसके घर से कॉल आता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि आज चिनयान का ऑटोग्राफ सेशन था जिसे शाओ ने ऑर्गेनाइज करवाया था और वहाँ पर काफी सारे लोग भी आते हैं, जिन्हें देखकर चिनयान थोड़ी नर्वस थी, पर प्रोफेसर जी उसे हिम्मत देते हैं। अब यहाँ चिनयान की कॉमिक के लिए उससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ उनमें से एक सवाल का जवाब देते हुए चिनयान बताती है कि ये कॉमिक मेरी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है और इस कॉमिक में जो मिस्टर जे है वो रियल लाइफ में मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी ऑडियंस में से एक लड़की मिस्टर जे को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है ताकि इंटरनेट पर जो भी र्यूमर्स फैले हुए हैं वो उन सभी को गलत साबित कर सके, लेकिन चिनयान इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस सब की वजह से प्रोफेसर जी और उनकी लाइफ पर असर पड़े। पर तभी यहाँ पर प्रोफेसर जी आते हैं जो सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि मैं चिनयान का बॉयफ्रेंड हूँ, जो सुनकर चिनयान के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि प्रोफेसर जी काफी हैंडसम थे। इसी बीच यहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो बोल रही होती है कि आखिरकार उसने अपना लव कन्फेस कर ही दिया और ये कौन है इसके बारे में हमें जल्दी पता चल जाएगा। साइनिंग इवेंट के बाद हम प्रोफेसर जी और चिनयान को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो रही थी क्योंकि प्रोफेसर जी ने अब अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, तो वो ये सोचकर काफी परेशान हो रही थी कि अब प्रोफेसर जी को भी इंटरनेट ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। पर प्रोफेसर जी बोलते हैं कि मुझे इस सब की अब कोई चिंता नहीं है और वो इससे प्यार भरी बातें करते हुए किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो बताता है कि हमारी कंपनी को आपकी कॉमिक बहुत ही पसंद आई है और हम उसे एक एनिमे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए मेरी कंपनी के बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर चिनयान काफी खुश हो जाती है। अब प्रोफेसर जी यहाँ पर चिनयान को कुछ बताने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जाओशी आ जाती है जो कि चिनयान को फैंस के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लेकर चली जाती है और उसके लिए इतना सब करने के लिए प्रोफेसर जी को चिनयान बहुत ही फनी अंदाज में थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हम शाओली और लू शिंगवो को देखते हैं जो कि उसी कंपनी की बॉस से मिलने के लिए जाते हैं जिसने चिनयान की कॉमिक को एनिमेशन में बदलने का प्रपोजल भेजा था और इनका नाम है मिसिस पे। यहाँ पर शाओली मिसिस पे को लू शिंगवो की बहुत ही फेमस कॉमिक ब्यूटी एंड रोमांस को एनिमे में कन्वर्ट करने की बात करते हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है, पर वो बताती है कि हमने ऑलरेडी किसी और कॉमिक को चूज कर लिया है। शाओली पर अब भी उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसिस पे नहीं मानती, तो लू शिंगवो नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है। पर जाते जाते वो एक वेट्रेस से टकरा जाती है जो कि टी लेकर आ रही थी और वो टी गलती से मिसिस पे के कपड़ों पर गिर जाती है, जिस वजह से वो अब काफी गुस्से में यहाँ से चली जाती है और वो आज चिनयान के साथ जो मीटिंग करने वाली थी वो उसे भी कैंसिल करवा देती है। जिसके बाद हम शियो को देखते हैं जिसका आज बर्थडे था, तो शाओजू एक कैफे में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जिसके बाद वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है क्योंकि कल से वो उसे छोड़कर कहीं जाने वाला था, पर वो ये बात उसे नहीं बताता।
इसके बाद ये दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर शाओजू उसे केक पर नाम लिखना सिखाता है, जैसे कि वो उसे बचपन में सिखाया करता था। असल में शियो अब शाओजू को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी और यहाँ वो उससे बात कहने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कह नहीं पाती। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। अब शाओजू लाइट ठीक करने के लिए बाहर जा ही रहा होता है, तभी शियो उसे रोककर उसे किस कर देती है। शाओजू उससे पूछता है कि ये क्या था, तो शियो बोलती है कि जो होना चाहिए था वही है और अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पर शाओजू उसे ये बोल देता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए तुम इसे भूल जाओ। अब शियो का बर्थडे भी खत्म होने वाला था, इसीलिए शाओजू उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उससे कुछ कहने ही वाला था। लेकिन शियो तो बहुत ही नाराज थी, इसीलिए वो गुस्से में जाने लगती है। पर शाओजू उसे रोकता है, तो शियो बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहो। शाओजू उसे बोलता है कि अब तुम 20 साल की हो गई और अब तुम बॉयफ्रेंड भी बना सकती हो, और उसे अच्छे से अपने काम पर फोकस करने के लिए भी बोलता है। जो सब सुनकर शियो को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उसे काफी दूर जाने वाला हो और उसने अभी तक भी उससे वो नहीं कहा था जो कि वो सुनना चाहती थी। इसलिए वो उसे गुस्से में ये बोलकर चली जाती है कि आज जो कुछ भी हो उसे तुम भूल जाना। जो सुनकर शाओजू भी ठीक है बोलकर चला जाता है। अगली सुबह सीकी के घर पर लूशिंग वो आती है, क्योंकि वो उसे काफी मिस कर रही थी और उसे हक कर उससे बातें करने लगती है। पर तभी रूम से मिसिस पे निकल कर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो सीकी और प्रोफेसर जी की मदर है और यहाँ वो सीकी की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है। जो देखकर लूशिंग वो तो काफी गुस्सा हो जाती है और सीकी से बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ जैसी उम्र की लेडी से अफेयर चलाते हुए। तो सीकी उसे बता देता है कि अरे ये मेरी मॉम ही है। तब यहाँ पर प्रोफेसर जी चीनियान को लेकर आ जाते हैं और चीनियान को भी पता चल जाता है कि वो प्रोफेसर जी की मदर है। अगली सीन में हम इन चारों को मिसेस पे के सामने देखते हैं, जहाँ मिसेस पे इन दोनों की पोजीशन बदलवा देती है और बोलती है कि अब ठीक है, क्योंकि अब सीकी चीनियान के साथ खड़ा हुआ था जो कि दोनों बराबर के लग रहे थे और लूशिंग और प्रोफेसर जी भी एक दूसरे के बराबर लग रहे थे। मिसेस पे सीकी को बोलती है कि तुम्हें इन जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, ये सिर्फ लड़कों का फायदा उठाना जानती है। पर सीकी बोलता है कि कभी नहीं। ये बोलकर वो लूशिंग के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर चीनियान भी काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लूशिंग अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मिसेस पे अब चीनियान को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि क्या तुम सीकी को पसंद करती हो, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाती। पर वो खुद ही बोल देती है कि पर सीकी तो तुम्हें जरूर पसंद करता है। सीकी बोलता है कि मॉम ये सब अब क्या बोल रही हैं, तो वो उसे अपने पास बुलाकर चीनियान का हाथ उसके हाथों में देती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल बनोगे। जो सुनकर प्रोफेसर जी और लूशिंग को बोल देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तो मिसेस पे बोलती है कि तुम दोनों भी बहुत ही अच्छे लग रहे हो, तो वो दोनों फिर से बोल देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। मिसेस पे अब सीकी से बोलती है कि क्या तुम लूशिंग को ठीक से जानते हो, क्या वो तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती। तो लूशिंग बोल देती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा प्यार सीकी के लिए एकदम सच्चा है और मैं इसे साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मिसेस पे उन दोनों कपल्स को कैमरा देती है और बोलती है कि तुम लोगों के पास 10 घंटे हैं, तुम्हें अपने आज के दिन का व्लॉग बनाना होगा और जो कपल मुझे इस व्लॉग के अंदर सबसे ज्यादा पसंद आएंगे उन्हें मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जिसके बाद हम शियो को देखते हैं, जो जब कंपनी पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि शाओजू अपनी कंपनी उसके नाम करके वहाँ से कहीं पर चला गया है और वो कहाँ गया है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जो सब जानकर वो काफी परेशान हो जाती है। वहीं दोनों कपल्स डेटिंग व्लॉग बनाने में लगे हुए थे, जहाँ ये चारों कोइंसिडेंटली एक ही जगह पर मिल जाते हैं और साथ में बैठकर कॉफी वगैरह पीते हैं, पर कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तो चीनान सीकी से पूछ लेती है कि क्या तुम सच में अपनी मॉम की ब्लेसिंग्स चाहते हो। ये सुनकर लूशिंग सीकी का हाथ पकड़कर बोलती है और नहीं तो क्या हम दोनों कपल जैसे नहीं दिखते। जिस पर प्रोफेसर जी और चीनियान दोनों नाम में जवाब देते हैं। सीकी बोलता है तो क्या तुम दोनों कपल जैसे दिखते हो। प्रोफेसर जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी भाभी तो चीनियान ही बनेगी, और फिर वो उसे कुछ बात करने के लिए साइड में लेकर चले जाते हैं। अब जब चीनियान और लूशिंग अकेले थे तो चीनियान लूशिंग से रूडली बात करती है। जब लूशिंग उससे इसका रीजन पूछती है तो वो उसे बोलती है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूं। लूशिंग यहाँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया था, पर चीनियान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और फिर वो उसे अपनी साइड की स्टोरी बताने लगती है। दूसरी ओर प्रोफेसर जी भी सीकी को लूशिंग ने जो कुछ भी उसके साथ किया वो सारी चीजें बता रहे थे। इधर चीनियान की स्टोरी सुनने के बाद लूशिंग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब शाओली ने किया है, इसलिए वो उसे बोल देती है कि जब तक मैं सब कुछ सॉर्ट आउट ना करूं तब तक तुम इस बात के बारे में सीकी को मत बताना। लूशिंग अब सीधा यहाँ से शाओली के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने चीनियान के साथ ऐसा क्यों किया। तो वो बोल देता है कि वो सब तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया, क्योंकि अगर चीनियान फेमस हो जाती तो वो उसके लिए खतरा बनती। ये सब बोलकर वो उसे कहता है कि अब जो कुछ भी हो वो भूल जाओ। पर लूशिंग वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे पार्टनरशिप तोड़ने की बात कहती है। अब वो जैसे ही अपने कैबिन में जाती है तो वहाँ पर सीकी पहले से ही मौजूद था, जो उससे पूछ लेता है कि क्या थिएटर क्लाउड में तुम्हारी कोवर्कर चीनियान थी, क्योंकि लूशिंग ने उसे ये नहीं बताया था कि वो दूसरी पर्सन चीनियान है।
फिर वो उससे पूछता है कि क्या चिनियान के साथ जो कुछ भी हो उस समय तुम्हारा हाथ था। लूशिंग वो उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस समय मेरी कोई गलती नहीं थी तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे, पर सीकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो लूशिंग वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। इसीलिए सीकी यहाँ से जाने लगता है। लूशिंग वो उसे जाते जाते पूछती है कि क्या तुम अब चीनियान के पास जाओगे, और फिर वो उसे ये भी बता देती है कि तुम्हें फायर करने के लिए मैंने ही चीनियान से कहा था। जो सुनकर सीकी को और भी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और लूशिंग वो भी हंसते हुए रोने लगती है क्योंकि कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। आगे हम चीनियान को उसके घर पर देखते हैं, जो कि लूशिंग वो के बारे में ही सोचकर काफी अपसेट हो रही थी। तभी सीकी वहाँ पर आ जाता है। फिर हम शियो को देखते हैं जो कि शाओजू के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो कहाँ चला गया था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था और ना ही वो उसके कॉल्स का जवाब दे रहा था। अगले दिन जब लूशिंग वो अपने ऑफिस आती है तो सीकी वहाँ पर उसे आकर एक्वेरियम लेकर चला जाता है और उसे बताता है कि उनके पास शाओलू के खिलाफ एक सबूत है, क्योंकि जो भी बात उसने कल शाओलू से की वो एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई जो कि लूशिंग के पॉकेट में रखा हुआ था। इसीलिए उसने वो सारी रिकॉर्डिंग जाकर चीनियान को सुना दी, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि लूशिंग हमेशा से चीनियान के लिए काफी गिल्ट में रहती थी, पर वो कभी भी इस बात को किसी से शेयर नहीं कर पाई। चीनियान भी सच्चाई जानकर अपसेट तो बहुत थी, पर फिर भी वो उसी रिकॉर्डर में लूशिंग के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके उसे सीकी के हाथ भेज देती है, जिसे जब लूशिंग सुनती है तो उसमें चीनियान ने उसे ये सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करने के लिए कहा था। जो सब सुनकर लूशिंग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सालों से जो उसके मन में बोझ दबा हुआ था वो अब हल्का हो गया था। अगले सीन में हम शाओजू को देखते हैं, जो कि कहीं गया नहीं था, बल्कि वो प्रोफेसर जी के घर के पास में एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गया था, जो कि उसका खुद का था। प्रोफेसर जी उससे पूछते हैं कि वो अचानक से आखिर शियो को छोड़कर ऐसे क्यों चला आया। दूसरी तरफ हम शियो को देखते हैं जो जब ऑफिस में होती है तब उसे एक डायरी मिलती है जिसमें शियो ने बचपन से लेकर आज तक उससे रिलेटेड सारी मेमोरीज के बारे में लिखा हुआ था, और उसके अंदर उसे अपनी डैड की और शाओजू की एक फोटो भी मिलती है जो कि उस वक्त की थी जब उसकी डैड की डेथ हुई थी। इधर हमें शाओजू की बातों से पता चलता है कि जब शियो के फादर की डेथ हुई थी तब उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि वो शियो का जब तक ध्यान रखेगा तब तक वो समझदार नहीं हो जाती, और अब उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था, इसीलिए वो उससे दूर जा रहा था। क्योंकि शियो के फादर की डेथ माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए हुई थी जब वो शाओजू की जान बचा रहे थे, इसीलिए शाओजू ही हमेशा से ही उनकी मौत का दोषी खुद को मानता था। प्रोफेसर जी अब उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी वापस आने से मना कर देता है। वहीं जब चीनियान चिबाओ को घुमा रही होती है तभी चिबाओ भागकर एक पर्सन के पास चला जाता है जो कि चीनियान की कॉमिक पर बन रही मूवी का लीड एक्टर था, जिसका नाम मिस्टर सू है। वो यहाँ पर चीनियान को बताता है कि वो चिबाओ का एक्स ओनर है। यहाँ वो चीनियान से थोड़ी फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, और जैसे ही वो देखता है कि चीनियान के फोन पर प्रोफेसर जी का कॉल आ रहा है तो वो चुपके से उस कॉल को उठाकर चीनियान से बोलने लगता है कि क्या मैं प्रोफेसर जी की तरह दिखता हूँ। अब चीनियान उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो हाँ बोल देती है। जो सारी बातें प्रोफेसर जी सुन रहे थे, यहाँ वो उसे ये भी बोलता है कि मैं कॉमिक की कहानी को अच्छे से समझने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, पर चीनियान इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है। तो सू दूसरा तरीका अपनाता है और उसे बोलता है कि क्योंकि मैं चिबाओ का एक्स ओनर हूँ तो मैं उससे मिलने के लिए आया करूंगा, जिस बात के लिए चीनियान उसे मना नहीं कर पाती। और प्रोफेसर जी ये सारी बातें सुनकर किसी को कॉल करते हैं, फ्लाइट बुक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कहीं पर गए हुए थे। वहीं से कि जब ऑफिस में होता है तो उसे पता चलता है कि लूशिंग ने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करके थिएटर क्लाउड पे काम करने का सोचा है, जिस बात से शाओली काफी नाराज होता है। इसीलिए वो सीकी को ये सब बताता है और उसे लूशिंग के बदले उसके सारे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लूशिंग का करियर बर्बाद कर देगा। इसीलिए सीकी भी उसकी बात मान जाता है और लूशिंग को बिना बताए ही रात भर मेहनत करके उसके प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। वहीं चीनियान प्रोफेसर जी को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करते। इधर लूशिंग को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि शाओली उसके कैंसिल किए हुए प्रोजेक्ट पर सीकी से काम करवा रहा है, तो वो सीकी को रूम के अंदर बंद करके खुद शाओली से बात करने के लिए जाने लगती है। वहीं सू अब चीनियान में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था और वो बार बार उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। इवन वो ऑफिस में भी आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर जोशी भी आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो उसके सामने से अपना मुंह छुपाकर वहाँ से चला जाता है। अब उसने अपना मुंह से क्यों छुपाया था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर लूशिंग शाओली से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए बोलती है, क्योंकि अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तो शाओली उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी पूरी रेपुटेशन बर्बाद कर देगा। लूशिंग उसे बोलती है कि तुम्हें जो करना है कर लो और मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, ये बोलकर वो बाहर जाती है और उसके साथ जो भी एम्प्लॉयज थे वो उन्हें भी काम छोड़ने के लिए बोलती है, पर कोई भी उसके कहने पर ऐसा नहीं करता। तब तक सीकी वहाँ पर रूम का दरवाजा खोलकर आ जाता है और बोलता है कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो ना हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बोलकर वो लूशिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हम फिर से चीनियान को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर सो उसके सामने फिर से आता है
और उसे फीमेल लीड का रोल प्ले करने के लिए बोलता है, जिसके लिए जीनन मना कर देती है तो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर सही वक्त पर वहाँ पर प्रोफेसर जी आ जाते हैं और मिस्टर सो का सारा भांडा फोड़ देते हैं, जहाँ वो बता देते हैं कि ये चिबाओ का एक्स ओनर नहीं है, बल्कि वो तो जब मैं चिबाओ को चेकअप कराने के लिए लेकर जाता था तब ये पर्सन वहाँ पर चिबाओ से मिलता था और वो इसी के बहाने जीनान के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। अब जब उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो सो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो कि शाओजू का पता लगा लेती है और उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। तो वो उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ शियो उससे अपने फादर के बारे में पूछती है तो शाओजू उसे सारी सच्चाई बता देता है। जो सब सुनकर शियो काफी अपसेट हो जाती है और उससे पूछती है कि तो क्या आज तक तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो सिर्फ मेरे डैड की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए था, जिस पर शाओजू हाँ कहता है। तो सीओ से ये बोलती है कि किसी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करने की भी कोई लिमिट होती है और अब से तुम्हें मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उठकर वहाँ से चली जाती है। आगे में पता चलता है कि मिस्टर सो जोशी का क्लासमेट था, इसलिए वो उसे चुप रहा था और जोशी ने ही प्रोफेसर जी को उसके बारे में सब कुछ बताया था। जिसके बाद हम प्रोफेसर जी को देखते हैं जो कि जीनियन को फोटोज खिंचवाने के बहाने मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस लेकर जाते हैं, जहाँ जाकर वो अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा देते हैं। बाहर आकर जीनियन उनसे बोलती है कि ये सब इतनी जल्दी हो गया, तो प्रोफेसर जी कहते हैं कि अब इतने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब हम जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। दूसरी तरफ हम लूशिंगो को देखते हैं जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर थंडर क्लाउड की सारी सच्चाई सभी को बता देती है, जो कर उसे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब उसके मन में कोई भी रिग्रेट नहीं था। वो सीकी से बोलती है कि अब उसने सब कुछ खो दिया है, तो सीकी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। फिर वो दोनों साइकिल से एक बहुत लॉन्ग ट्रिप पर जाने का डिसाइड करते हैं। फिर हम प्रोफेसर जी को देखते हैं जो कि आज तो बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में थे क्योंकि इस शादी के लिए उसने जीनियन की पूरी फैमिली से भी परमिशन ले ली थी। पर तभी जीनियन को जोशी का कॉल आता है जो उसे लूशिंगो के बारे में बताती है, इसीलिए जीनियन भागते हुए अपने ऑफिस पहुंचती है। इसी बीच हम शियो को देखते हैं जो कि थोड़ी देर बाद जोशी के पास आ गई थी, जहाँ वो ड्रिंक करने वाली होती है लेकिन शाओजू उसे ड्रिंक नहीं करने देता। वहीं ऑफिस में जीनियन भी लूशिंगो के सपोर्ट में पोस्ट करती है कि उसके अंदर उसकी भी कोई गलती नहीं थी, जिसके पोस्ट को काफी सारे बड़े बड़े लोग और सेलिब्रिटीज वगैरह सब सपोर्ट करने लगते हैं और उसके फॉलोअर्स भी बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, जो देखकर सभी लोगों को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर जीनियन को पता था कि ये सब प्रोफेसर जी ने कराया है, इसलिए वो बाहर आकर उन्हें कॉल करती है, जो उसे बता देते हैं कि हाँ उन्होंने ही ये सब करवाया है। जो सुनकर जीनियन खुश होती है और प्रोफेसर जी से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो उन्हें पीछे से हक कर लेती है। जिसके बाद हम फिर से शियो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक होने के बाद उस कैफे में ही सो गई थी। तो शाओजी उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला पर्सन आता है जो बोलता है कि ये कितनी जल्दी बड़ी हो गई। शाओजू उससे पूछता है कि क्या आप इस लड़की को जानते हो, पर वो पर्सन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और ये बोलकर चला जाता है कि मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। शियो भी अब अचानक से उठती है और शाओजू का कॉलर पकड़कर उसे बोलने लगती है कि भला तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम मुझे लाइक क्यों नहीं कर सकते, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। ये बोलकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जीनियन को पता चलता है कि रोंगबिन कंपनी ने शाओली को निकाल दिया है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा रहा है और यहाँ लूशिंगो को भी इनोसेंट प्रूव कर दिया गया था। अब क्योंकि सब कुछ सेटल हो गया था तो यहाँ पर प्रोफेसर जी आकर जीनियन से अपनी शादी और हनीमून के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। पर तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। दूसरी तरफ हम शियो को देखते हैं जिसकी जब आंख खुलती है तब उसके पास शाओजू नहीं होता, पर उसने उसके लिए सूप बनाया हुआ था और साथ में एक नोट भी छोड़ा हुआ था कि इसे पीने के बाद वो घर चली जाए। वहीं हम जीनियन और प्रोफेसर जी को ग्रैंडपा के घर में देखते हैं, जहाँ जीनियन तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि वो ग्रैंडपा को उन दोनों की शादी के बारे में कैसे बताएगी। तभी वहाँ पर मिसेस पे आ जाती है जो कि डिवोर्स के बाद पहली बार अपने घर आई थी और यहाँ आकर वो काफ़ी खुश थी। अब ग्रैंडपा भी आ जाते हैं जो इन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को मैंने यहाँ पर बुलाया था कुछ काम सेटल करने के लिए और मैंने सीकी और लूशिंगो को भी बुलाया था, पर वो दोनों अभी तक नहीं आए। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है और जब जीनियन और प्रोफेसर जी जाकर देखते हैं तो लूशिंगो और सीकी बहुत ही बुरी हालत में वहाँ तक पहुँच चुके थे। जीनियन जब लूशिंगो से उसकी इस हालत के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि हम साइकिलिंग करते हुए एक लॉन्ग ट्रिप पर गए थे। दूसरी ओर सीकी भी प्रोफेसर जी को इस सब के बारे में बता रहा था और बोल रहा था कि वापस आते हुए हमारा फ़ोन खो गया और हमारे पैसे भी खो गए। इतना ही नहीं, हमारी साइकिल का टायर पंचर हो गया और एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया जिसकी वजह से हमें काफ़ी दूर तक भागते रहना पड़ा। प्रोफेसर जी ये सब सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम ही ने लूशिंगो को चुना है, इसलिए अब तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। सीकी बोलता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक नेचुरल डेथ चाहता हूँ, अगर उसके साथ रहा तो शायद मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। तो प्रोफेसर जी उसे लूशिंगो से ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है। सीकी अब लूशिंगो के पास जाता है जहाँ वो उससे फिर से रोमांटिक होने लगती है।
तभी वहाँ पर मिसेस पे आती है, जो कि लो शिंगवो को बात करने के लिए साइड में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे शाओली के खिलाफ सारे सबूत देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद उन्होंने ही रॉन्ग पिन के मैनेजर से बात कर शाओली को कंपनी से निकलवाया था। लो शिंगवो ये देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि आपने ये सब मेरे लिए किया। तो मिसेस पे बोलती है कि नहीं, ये सब तो मैंने अपने बेटे सीकी के लिए किया। लो शिंगवो बोलती है कि मैं सीकी से सच में बहुत प्यार करती हूँ और मैं उस पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे मेरे हवाले कर दीजिए। मिसेस पे बोलती है कि क्या तुम अपने वर्ड्स के लिए सिंसियर हो, और अगर हो तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं। लो शिंगवो कहती है कि सीकी अभी शादी के लिए 2 साल छोटा है, इसलिए मैं 2 साल तक उसका वेट करूंगी, और चाहे आपका जो भी डिसीजन हो सीकी तो मेरा ही होकर रहेगा। ये बोलकर वो उन्हें थैंक यू बोलती है सीकी को इतना बड़ा करने के लिए। तभी वहाँ पर सीकी, प्रोफेसर जी और जीनियन भी आ जाते हैं। मिसेस पे बोलती है कि अब तुम सभी लोग यहाँ पर आ ही गए हो, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम्हें अपनी शादी के लिए वेट करना होगा जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और प्रोफेसर जी तो अपसेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो जीनियन भी उनके पीछे पीछे जाती है और उन्हें समझाती है कि उन्हें भी अपनी मॉम के लिए खुश होना चाहिए, जहाँ वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद हम शिव को देखते हैं, जो कि शाओजू के पास पहुंचती है। वो अपना सामान पैक कर कहीं पर जा रहा था, पर शिव उसे रोकने के लिए उसके बैग पर ही बैठ जाती है और बोलती है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। जिस पर शाओजू मान जाता है और उसे किस कर देता है, मतलब कि दोनों ने अब एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। प्रोफेसर जी अब जीनियन को अपने फादर से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ वो शाओजू के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, पर वहाँ वो अपनी मॉम को उस पर्सन के साथ देखता है जिनके साथ वो शादी करने वाली थी, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जी के डैड थे। जो देखकर प्रोफेसर जी तो काफी हैरान हो जाते हैं और अपने फादर से साइड में बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो उनसे थोड़े नाराज थे और उन्हें बोलते हैं कि अगर आपको मॉम से फिर से शादी करनी थी तो आपने उनसे डिवोर्स लिया ही क्यों। उसके फादर उसे माफी मांगते हैं क्योंकि बचपन में वो उसे काफी स्ट्रिक्ट बिहेव करते थे, और बोलते हैं कि मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हुआ कि मैं कैसी लाइफ जीता था, और तुम्हारी मॉम को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसीलिए उसे मनाने के लिए मैंने कुकिंग सीखी क्योंकि उसे ये बहुत ज्यादा पसंद था। यहाँ भी दोनों बात करके अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इन लोगों की शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर लो शिंगवो और सीकी भी एकदम कपल्स की तरह बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं। और जब मिसेस पे रेडी होकर आती है तो वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है, जो कि अभी तक वहाँ पर नहीं आए थे, पर तभी वो दौड़ते हुए आते हैं, जो कि उनके लिए फ्लावर्स लेकर आए थे। दूसरी तरफ हम जीनियन को देखते हैं, जो कि आज भी अपनी कॉमिक की हैप्पी एंडिंग लिख रही होती है, जिसमें उसकी और प्रोफेसर जी की शादी हो जाती है, और इस हैप्पी एंडिंग के लिए उसके ऑफिस के सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर वो भागते हुए अपनी शादी में पहुंचती है, जहां वो तैयार होकर जब प्रोफेसर जी के बारे में पूछती है तो वहाँ मौजूद लेडी उसे प्रोफेसर जी का एक लेटर देती है, जिसमें प्रोफेसर जी ने लिखा हुआ था कि आज से ठीक 100 दिन बाद मैं जीनियन से शादी करूंगा, और आज ही वो 100वां दिन था। जीनियन अब जैसे ही उस लेटर को पढ़कर बाहर आती है तो वहाँ पर उसे प्रोफेसर जी मिल जाते हैं। जीनियन उनसे पूछती है कि आप तो मुझसे पहले से ही प्यार करते थे, जिस पर प्रोफेसर जी हाँ बोलते हैं और उसे एक रिंग निकाल कर पहना देते हैं। जीनियन बोलती है कि अरे रिंग पहनाने से पहले के स्टेप्स तो मिसिंग है, तो प्रोफेसर जी उसे ये बोलकर चले जाते हैं कि रुको मैं अभी आया। तभी जीनियन को मिसेस पे का एक वीडियो कॉल आता है, जहाँ पर उनके साथ में सभी लोग मौजूद थे, और यहाँ प्रोफेसर जी अपने डैड के पास जाकर उनसे बोलते हैं कि मैं जीनियन को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा और हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। मिसेस पे अब प्रोफेसर जी से पूछती हैं कि क्या तुम जीनियन के बिना अपनी लाइफ जी सकते हो, जिस पर प्रोफेसर जी हाँ बोलते हैं और बोलते हैं कि पर वो लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं होगी, क्योंकि जीनियन ही मेरी स्टार्टिंग थी और एंडिंग भी वही है। प्रोफेसर जी अब जीनियन के पास आकर उसे नीज पर बैठकर प्रपोज करते हैं, जिसको जीनियन एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों किस करते हैं। इसी तरह इन दोनों की वेडिंग भी अब पूरी हो जाती है। जिसके बाद हम प्रोफेसर जी और जीनियन को एक खूबसूरत सी जगह पर देखते हैं। जीनियन अब प्रोफेसर जी से पूछती है कि आप मुझे सच बताइए कि आप मुझसे कब से शादी करना चाहते थे। फिर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है साल 2009 का, जब प्रोफेसर जी एक टीनेजर थे, जो कि एक टेम्पल में जाकर अपनी फैमिली के लिए विश लिखकर वहाँ पर लटका देते हैं। यहाँ पर जीनियन ने भी अपनी विश लटकाई होती है, जिसमें उसने अपनी शादी के बारे में लिखा हुआ था। तभी जीनियन के फादर प्रोफेसर जी के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि अपनी विश तुमने गलत जगह टांग दी है, जहाँ वो उसे गलती से जीनियन का कार्ड दे देते हैं और प्रोफेसर जी उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जीनियन के फादर देखते हैं कि उन्होंने तो गलती से जीनियन का कार्ड उस लड़के को दे दिया था और उस लड़के का कार्ड तो उसके हाथ में ही रह गया। पर तभी वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे जेशिन मेरे सन इन लॉ के लिए अच्छा नाम है। उसी वक्त वहाँ पर जीनियन आती है, जो कि अपने फादर को एक स्केच बनाकर दिखाती है। जब वो उसे पूछते हैं कि ये किसका स्केच है, तो वो बताती है कि ये उस लड़के का है जो कि अभी अभी यहाँ से गया, जिसका मतलब ये था कि डेस्टिनी ने अब इनको इतने सालों बाद मिलवा दिया था और दोनों की विश भी पूरी हो चुकी थी। जहाँ जीनियन अब प्रोफेसर जी को किस करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।